हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो टॉपिक चल रहा है उसमें लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, जिसमें दो जो सिद्धांत का मॉडल पढ़ा था हम लोगों ने समावेशी शिक्षा का मॉडल, जिसमें दो मॉडल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं चिकित्सीय मॉडल, या इसी को बोला जाता है जीव विधा मॉडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल। ठीक, तो देखिए ये जो चिकित्सीय मॉडल या जीव विधा मॉडल है, इसमें क्या होता है, इसमें जो श्रेणी रहता है वो कैसा बटा रहता है, शारीरिक रूप से अक्षम। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम का मतलब क्या है, ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उसको किस प्रकार, इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा का मॉडल बनाया जाता है, चिकित्सीय या जीव विधा मॉडल बनाया जाता है, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक मॉडल है। ठीक, अब इसका जो कारण है देखिएगा, शारीरिक रूप से जो अक्षम है या शारीरिक रूप से अक्षमता का कारण क्या क्या होता है। सबसे पहला है अनुवांशिक कारणों की वजह से। ठीक है, मतलब अनुवांशिक कारणों की वजह से भी बालकों में शारीरिक अक्षमता आती है। दूसरा है जन्मोपरांत चोट, जिसको बोला जाता है पोस्टनाटल इंजरी। जन्मोपरांत चोट की वजह से भी बच्चों में शारीरिक रूप से अक्षमता आती है। नेक्स्ट है जन्म के समय होने वाली क्षति। जो बच्चा जिसका जब बर्थ होते रहता है तो उस टाइम पे जो उनमें जो जिस प्रकार की भी जो दिक्कतें आती है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का शारीरिक अक्षमता आ जाएगा जन्म के समय होने वाली। देखिए जन्मोपरांत बोला गया है या जन्म के समय है, और एक है जन्म के पूर्व क्षति, जिसको बोला जाता है प्रीनाटल डैमेज। ठीक है, तो जन्म से पूर्व क्षति में कैसा रहता है, ये तब की बात है जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ रहता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो उस टाइम पे जिस भी प्रकार की क्षति होती है, हो सकता है कुछ दिक्कतें आती होगी उनकी माताओं को, या कोई टैबलेट वगैरह की वजह से जो क्षति आती है, ये जन्म से पूर्व क्षति कहलाता है। क्लियर है, तो शारीरिक रूप से जो अक्षमता है इसके तीन से चार कारण है। पहला है अनुवांशिक कारण, अनुवांशिक मतलब जेनेटिक, मतलब जो पेरेंट्स से आता है। दूसरा है जन्मोपरांत चोट जो होता है उसकी वजह से। तीसरा है जन्म के समय होने वाली क्षति। लास्ट है जन्म पूर्व क्षति। क्लियर है। इस नेक्स्ट है सांस्कृतिक मॉडल, या जिसको बोला जाता है कल्चरल मॉडल। इसमें अगर देखा जाएगा तो किस प्रकार की समस्याओं को देखा जाता है, अधिगम असुविधा बालक, जो पढ़ने में जिनको दिक्कतें आती है या जिनको कोई सुविधा नहीं होती है वैसे बालक इसमें आते हैं। सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक वाले जो बालक हैं वो आते हैं, और वंचित बालक आते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखते हैं मनोसामाजिक मॉडल, जिसको बोला जाता है आपका साइको सोशल मॉडल। इसमें देखा जाएगा तो इसमें अलग अलग प्रवृत्ति के बालक आते हैं, जिन बालकों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है वो बालक रहते हैं, और उसके अलावा संवेगात्मक रूप से परेशान बालक इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है, तो ये आपका टोटल 5 मॉडल है समावेशी शिक्षा से संबंधित। ये जो मॉडल है ये क्यों बना गया है, बच्चों का जो जो प्रॉब्लम है उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जो जो जिस जिस कैटेगरी में उसके हिसाब से मॉडल बना है, और उस कैटेगरी में उस बच्चे का प्रॉब्लम देखा जाता है, उसके हिसाब से उनको शिक्षा प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर है, जैसे कि इसमें सांस्कृतिक जो मॉडल है, या आपका जो शारीरिक रूप से अक्षम वाले बच्चे हैं, तो ये जो कैटेगरी है ये रीजन है कि शारीरिक रूप से बच्चे अक्षम क्यों हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार का जो शिक्षा मॉडल है उसमें रखा जाएगा, समावेशी शिक्षा का मॉडल है उसमें चिकित्सीय जीव विधा मॉडल में रखा जाएगा। तो इन बच्चों को, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनको पढ़ने में किस किस प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो समस्याओं को दूर करके उनको शिक्षा का एक बेहतर स्तर देने के लिए ये जो मॉडल्स है वो बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज जिन जिन बच्चों को जो जो दिक्कतें हैं उस दिक्कतों का अध्ययन किया जाएगा, और अध्ययन करके उन बच्चों को शिक्षा का एक अच्छा स्तर दिया जाएगा, और उनको आत्मनिर्भर बनाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो ये इसके टोटल 5 मॉडल है, और 5 मॉडल यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो शिक्षा नीति चली थी वो 2006 में चली थी, इसीलिए इसको बोला जाता है समावेशी शिक्षा नीति 2006। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है देखिएगा, बाधित बालकों के प्राथमिक स्तर पर पहचान कर लेना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना। ये जो समावेशी शिक्षा नीति जो है, इसमें नीति में कुछ कुछ चीजें डिसाइड की जाती है। नीति का मतलब एक आपका क्या बोलना चाहिए, एक नियम बोलना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट बनाया जाएगा, जैसे कि आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास एक सिलेबस होता है,
सिलेबस में से आप चीजें देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ना। तो यहाँ पे भी जो समावेशी शिक्षा है इसके संदर्भ में एक शिक्षा नीति लाई गई थी 2006 में, और इस नीति में क्या क्या बताया गया था, किस किस चीजों पर फोकस किया गया था। तो सबसे पहले इसमें है बाधित बालकों के प्राथमिक स्तर पर पहचान कर लेना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना। ठीक है, उनके लिए कार्यक्रम बनाने का मतलब वही है जो बच्चे जिनको जिस प्रकार की समस्याएं हैं, अब समावेशी शिक्षा में किसी एक या दो बच्चे को तो नहीं पढ़ाएंगे, कैटेगरी वाइज है। तो हो सकता है जिनको श्रवण संबंधी अगर जैसे दिक्कत जा रहा है, सुनने में अगर दिक्कतें जा रही है, तो वैसे एक ही बच्चा होगा क्या? नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो उन बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको पहले रीड किया जाएगा उनका, फिर उनको उससे जो समस्याएं उनका सॉल्यूशन वहां पे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बाधित बालकों के प्राथमिक स्तर पर पहचान कर लेना तथा उनके लिए कार्यक्रम बनाना। मतलब बच्चों को देख लिया जाएगा कि उनको किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसके हिसाब से उनके लिए कार्यक्रम या उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कार्यक्रम चालू किया जाएगा। नेक्स्ट है विशेष श्रेणी के बच्चों को अपमान, तिरस्कार तथा हीन भावना से ग्रसित जैसी परिस्थिति से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, विशेष श्रेणी के बच्चे का मतलब क्या है, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं या जो विकलांग बच्चे हैं, या शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, तो ऐसे बच्चे विशेष श्रेणी में आते हैं। तो इन बच्चों को जब सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है, ठीक, तो देखिए स्कूल में एक चीजें होती है, जैसे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे का ग्रुप रहता है सामान्य बच्चों का, कुछ जो विशेष श्रेणी के अगर एक आध बच्चे उसमें आ जाते हैं, तो वो 5-6 ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके द्वारा उस बच्चे को चिढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि विशेष श्रेणी के बच्चे को अपमान, तिरस्कार तथा हीन भावना से ग्रसित जैसी परिस्थिति से सुरक्षा प्रदान करना, मतलब उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है सामान्य बच्चों के लिए जैसा है वैसे ही उनके लिए भी प्रोवाइड कराना। अगर उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठाया जाता है तो वहां पे उनको उनके लिए प्रॉपर ये ध्यान दिया जाएगा कि बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनके द्वारा उनको किसी भी प्रकार से या तो हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, या तो उनका अपमान या इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, या उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनको अपने ग्रुप में अपने ही बराबर का उनको दर्जा दिया जाना चाहिए छोटे बच्चों के द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार का यहाँ पे उनको सुरक्षा प्रदान करना या उनके लिए अच्छा इस प्रकार का एटमॉस्फेयर प्रदान करना, ये विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना। देखिए क्या बोला गया, सामान्य शिक्षा संस्थाओं में, तो देखिए अगर वो जो शिक्षण संस्थान है वो नॉर्मल बच्चों के लिए है, तो नॉर्मल बच्चों के लिए अगर है तो वहाँ पे जो अगर सुविधाएं बोला जाएगा तो उसमें विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए तो कोई सुविधाएं नहीं होंगी। लेकिन अगर नॉर्मल स्कूल है, सामान्य स्कूल, अगर उसमें विशेष श्रेणी के बच्चों को रखने का अगर उसमें डिसाइड किया जा रहा है या मर्ज करने का डिसाइड किया जा रहा है, तो वहां पे विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि जब तक उन बच्चों को उनके हिसाब से, अगर जिनको देखने में दिक्कत है तो उनके लिए पढ़ने की एक अलग व्यवस्था होनी होगी, मतलब उनको जिस प्रकार से वो चीज सुटेबल हो, तो वो सारी सुविधाएं नॉर्मल जो स्कूल है उसमें उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके लिए एक संसाधन एजेंसी होगी और उसके हिसाब से उसमें सेवाएं उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है विकलांग बालकों को विभिन्न सहायक प्रविधियां उपलब्ध कराना। मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनको जिस जिस की जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है, जिन उपकरणों की जरूरत है, वो उपकरण उनको उपलब्ध कराना। ये चारों जो चीजें हैं ये किसमें बताया गया है, जो समावेशी शिक्षा के लिए नीति चलाई गई थी, समावेशी शिक्षा नीति 2006, इसमें ये चीजें डिसाइड की गई थी, ये चारों चीजें। क्लियर है? इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग एक एक रीड ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा ये हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार, जिसको बोला जाता है RTE 2009, राइट टू एजुकेशन। ठीक, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये तो इसका शॉर्ट नेम है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर जो ऑफिशियल नाम है अगर ये देखा जाएगा तो ऑफिशियल नाम इनका देख लीजिएगा, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका प्रॉपर नाम है। सबसे पहले तो शिक्षा के अधिकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसका प्रॉपर नाम या इसका पूरा नाम या इसका एक्चुअल नाम क्या है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन
टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगर हिंदी में देखा जाएगा तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब इसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें देखिए सबसे पहले ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसके अंतर्गत ये संविधान में कब आया, कौन से संशोधन के तहत आया, कौन से भाग में उसको शामिल किया गया और कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इस 86वें संविधान संशोधन में भाग तीन क्या रहता है आपका? मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का को ऐड किया गया। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 का को ऐड किया गया और इस 21 का को ऐड करके उसमें क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए जो मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा है ये अब किस प्रकार की शिक्षा में आ जाएगा, या किस प्रकार का अधिकार है? ये बच्चों का एक मौलिक अधिकार है जिसको कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 नहीं लीजिएगा, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21A देगा 21A तो भी आपका वो सही आंसर है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 यहाँ पे का लिखी हो, इसी को अनुच्छेद 21A भी दे सकता है या अनुच्छेद 21 आपका का, तो चलिए उसमें बता ही दी हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 21 का जो है इसमें इसको नया ऐड किया गया। कब ऐड किया गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया है और इसमें कौन से भाग में ऐड किया गया? संविधान के भाग 3 में ऐड किया गया है। अनुच्छेद 21 का में ऐड किया गया और क्या ऐड किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा, कंपल्सरी जो एजुकेशन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है ये? अब देखिएगा ये जो जो RTE जो है इसके बारे में देखते हैं। 4 अगस्त 2009 को ये जो अधिनियम है, जो RTE 2009 है, ये लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, पूछ सकता है कि RTE लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को RTE लोकसभा में पारित होता है और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, भारत के पूरे हर जगह पे ये लागू हो गया। और अगर लोकसभा में पारित पूछा जाएगा तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये पारित हुआ रहता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ धाराएं, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। इसमें आपका 35-36 समथिंग धाराएं हैं जिसमें से हमको पूरी की पूरी धाराएं नहीं करनी है। जहां से इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो उतना ही धारा हमको करना है। बाकी अगर आप आगे कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। ठीक, आप कर लीजिएगा अगर आपको करना होगा। मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बस कराऊंगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले धारा एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टार्टिंग का आपका जितना भी, आप जब भी जिस भी अधिनियम में अगर धारा पढ़ेंगे तो सबसे पहले धारा 1 बोलता है संक्षिप्त नाम। ये किसी भी अधिनियम का धारा में रहता है। ठीक है, सबसे पहला है धारा 1 जिसमें बोलता है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम मतलब जो शिक्षा का अधिकार जो है 2009, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसका प्रॉपर नाम यहाँ पे मैं बताई हुई हूँ, अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया धारा 1 संक्षिप्त नाम। इसके बाद धारा 2 में बोलता है परिभाषा। किसकी परिभाषा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की परिभाषा है। ठीक, फिर नेक्स्ट है धारा 3। धारा 3 आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन ना इसमें इसी से बनेगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये किस एज के बच्चों के लिए डिसाइड किया गया है। ऑप्शन में आपके बहुत सारे रहेंगे, तो एक ऑप्शन में मिलेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे। याद रखिएगा 6 से 12 वर्ष के बच्चे भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो लाया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 12। धारा 12 में क्या बोलता है कि प्राइवेट स्कूलों में सीट आरक्षण। मतलब क्या है कि देखिए जो प्राइवेट स्कूल है इसमें सीट का आरक्षण कैसे रहेगा? गरीब बच्चों के लिए सीट का आरक्षण रहेगा। तो कितने प्रतिशत गरीब बच्चों के लिए सीट आरक्षण किया गया? 25% बच्चों के लिए। जो प्राइवेट स्कूल है इसमें 25% बच्चों के लिए सीट का रिजर्वेशन किया गया है। ये किस में बोलता है? धारा 12 में बोला गया है।
फिर नेक्स्ट है धारा 13। ये जो धारा 13 है इसमें क्या बताया गया है कि जो स्कूल जो होंगे, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनको किसी भी प्रकार का दान या चंदा लेने का अधिकार नहीं है और न ही उनको प्रति व्यक्ति फीस लेने का अधिकार है। प्रति व्यक्ति फीस लेने का अधिकार का मतलब जब बच्चा एडमिशन के लिए जिस टाइम पे जाता है उस टाइम पे प्रति व्यक्ति वहां एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। ये किसमें बोला गया है? धारा 13 में बोला गया है। और अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का फीस या शुल्क लिया जाता है जब बच्चा एडमिशन के लिए पहुंचता है उस टाइम पे, तो इसमें उनका जो शुल्क, जितना जो उनके द्वारा शुल्क लिया गया रहता है उस शुल्क का 10 गुना जुर्माना के तौर पे वो जो शिक्षण संस्थान है उनसे लिया जाएगा। क्लियर है? ये धारा 13 में क्या बोलता है कि जो शिक्षण संस्थान है उनको किसी भी प्रकार का दान या चंदा लेने का कोई अधिकार नहीं है और न ही बच्चों के एडमिशन के लिए, जब बच्चे एडमिशन के लिए वहां पे जाते हैं तो उस टाइम पे उस बच्चे से प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी, या जैसे उनके जो पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर लिया जाता है और ऐसा अगर कुछ पता चल जाता है तो जितना उनके द्वारा पैसा लिया गया उसका 10 गुना उनसे जुर्माना के तौर पर शिक्षण संस्थान से लिया जाएगा। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है धारा 14। धारा 14 क्या बोलता है? यदि किसी बालक के पास, अगर बच्चा एडमिशन के लिए जाता है और उस बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस शिक्षण संस्थान में उस बच्चे के लिए, उस शिक्षण संस्थान के द्वारा उस बच्चे को यह कहकर एडमिशन नहीं देने का अधिकार नहीं है। मतलब बच्चे को वहां से भगाया नहीं जाएगा कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है? ये किसमें बोला गया? धारा 14 में, कि अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक? इसके बाद नेक्स्ट है धारा 15। धारा 15 में क्या बोला जाता है कि जो बच्चे हैं उनको जो एडमिशन है वो कब दिया जाएगा? शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में ही उनको एडमिशन या उनको प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 में ये बोलता है कि क्लास में बच्चों पे किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं किया जाएगा उनको क्लास में एंटर करने के लिए, या विद्यालय से उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि बहुत ज़्यादा चलता है आपका धर्म से रिलेटेड वाली चीज़ें, अगर कोई बच्चा किसी दूसरे धर्म का है तो उनको क्लास में एंटर नहीं करने दिया जाता, या उनको विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जाता, या उनको विद्यालय से निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं होगा। धारा 16 में यही बोला गया है कि बच्चों को क्लास में जाने से नहीं रोका जा सकता और नहीं उनको विद्यालय से निकाला जा सकता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट है धारा 17। धारा 17 में ये दे दिया गया है कि देखिए अभी के टीचर जो हैं, आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को हाथ लगा ही नहीं सकते हो, बच्चों को मारना पीटना मना हो गया है। तो वो किसके तहत मना हुआ है? जो आरटीई है इसी के तहत मना हुआ है। ठीक है? कौन सी धारा में? धारा 17 में। धारा 17 में ये बताया गया कि बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और न ही उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। शारीरिक दंड और प्रताड़ना ये दोनों चीज से मना किया गया है। किनको? शिक्षकों को। किनको प्रताड़ित नहीं करेंगे? वो बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे या उनको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक? फिर नेक्स्ट है धारा 24। अच्छा, ये जो धारा 17 है ये प्रावधान क्यों लाया गया होगा? क्योंकि पहले के समय में अगर देखा जाएगा तो पहले के बच्चों को बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते थे। पर कुछ टाइम बाद चीजें चेंज हो गई। मतलब एक रीजन माना गया बच्चों के स्कूल छोड़ने का। एक रीजन क्या है कि डर की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, है ना? मतलब अगर टीचर से उनको मार पड़ती है तो इस डर की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ये माना गया। और उसकी वजह से इसको इस प्रावधान में शामिल किया गया है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से मारपीट या प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक? फिर नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य के बारे में दिया गया। अब शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए ये आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी खुद शिक्षक बनने की तैयारी में हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट है धारा 27। धारा 27 में दिया गया है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है, ये लिखा जरूर गया है ना, पर ये फॉलो नहीं किया जाता है। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। मतलब जैसे चुनाव हो गया या मतगणना हो गई, ठीक है, तो ये सब चीजों में शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। ऐसा धारा 27 में बोला गया है, जो कि सही नहीं है, पर आपको पढ़ना यही है क्योंकि धारा 27 में ये लिखा गया है। ठीक है? इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित होती है। ठीक? धारा 27। फिर लास्ट है धारा 28। धारा 28 में ये बोला गया कि जो शिक्षक हैं इनके द्वारा किसी भी बच्चे को, जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं
इनके द्वारा किसी भी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो धारा 28 है, इसमें ये बोला गया है कि प्राइवेट जो ट्यूशन है, बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी प्राइवेट ट्यूशन शिक्षक के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये धारा 28 में देखिए यहाँ पास लिखी हुई हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसका पिक मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, उस पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका शिक्षा का अधिकार का जो धारा है ये समाप्त हो गया। इसके आगे मैं और आपको एक भी धारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना बता चुकी हूँ। आप अगर आगे कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें कुछ कुछ फैक्ट है, जो चीजें वो मैं आपको आगे की नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, सिर्फ फैक्ट बताऊंगी ना, धारा एक भी नहीं बताऊंगी, जितना बताऊंगी इतना सफिशियंट है, इतना कर लीजिए हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।